हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का और उसी मुताबिक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। तो प्री एग्ज़ाम से पहले वीकली प्री टेस्ट रहेगा 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जिसमें आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको ट्रैक कर पाएंगे। जो भी चीज़ें क्लासरूम में समझाई गई है वो आपको समझ में आया है या नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, या फिर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको समझने में आपको आसानी होगी। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद रेगुलर मेंस आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी ताकि आप मेन एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से आंसर्स को कर पाए। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे और अगर रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत पड़ी तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बिरसा मुंडा जी का बर्थडे एनिवर्सरी के बारे में है। उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, किस तरीके से उनके जो कंट्रीब्यूशंस है उनको स्मरण करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 2021 में नवंबर 15 जो कि बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है उस दिन को या फिर दिवस को जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे के हिसाब से सेलिब्रेट करने का फैसला लिया और तभी से 15 जो नवंबर है उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो अभी ये जो आर्टिकल है, जो न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें आपकी जो मूल बातें हैं वो है, पहला तो जनजातीय गौरव दिवस, दूसरा बिरसा मुंडा जी का जो फाइट था, फाइट फॉर राइट, तो उसको कहा गया था उलगुलन या फिर ग्रेट टुमल्ट। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका प्रोटेस्ट था, जो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था लेड बाय बिरसा मुंडा जी अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स। तो जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने क्या किया था, आपकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे उनके जल जंगल ज़मीन को हड़प लिया था, या फिर इनमें जो सदियों से बसते हुए जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे उनके राइट्स को छीन लिया गया था। तो तभी बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में जो आपका मुंडा अपराइजिंग है वो टेक प्लेस हुआ था। तो इसमें क्यों ये फाइट हुआ था? फाइट टू प्रोटेक्ट ट्राइबल आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड ट्रेडिशनल राइट्स फ्रॉम ब्रिटिश एनक्रोचमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय डीकूस। तो डीकूस किसको कहा गया है? जो आउटसाइडर्स है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, डीकूस आउटसाइडर्स में जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, इंक्लूडिंग इंडियन पॉपुलेशन एंड जो आपके एक्सप्लॉयटर्स थे, ब्रिटिशर्स जो कॉलोनियल मास्टर्स थे। तो इसमें एक्सप्लॉयटर्स का मतलब, आउटसाइडर्स का मतलब ओनली ब्रिटिशर्स को ही नहीं देखा गया है, ब्रिटिशर्स मेनली, एंड देन ब्रिटिशर्स को जो सपोर्ट कर रहे थे एक्सप्लॉयट करने के लिए उनको भी देखा गया है। तो ये टर्मिनोलॉजीज एग्जाम में पूछी जा सकती है कि उलगुलान क्या है, फिर आपका डिकूस किसको दर्शाया गया है, क्या रेफर करता है आउटसाइडर्स, ये देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ट्राइबल कंट्रीब्यूशन इज सेंट्रल टू इंडियन हेरिटेज। तो जो ट्राइबल कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की सोसाइटी में, कल्चर में, पॉलिटिकल हेरिटेज में, उसके बारे में भी दर्शाया गया है। तो अभी सोशल अगर हेरिटेज हम देखें, ट्राइबल पॉपुलेशन से हम क्या सीख सकते हैं? जो जेंडर इक्वालिटी है, जो एक फ्रेटर्निटी के साथ रहते हैं, जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रहते हैं। इकोनॉमी में अगर हम देखें, जो सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में क्या है, जो भी चीज़ें चाहिए, वो चाहे आपके कपड़े हो, खाने हो, या फिर खुद का म्यूज़िक हो, तो सभी चीज़ें क्या है, इंडिजीनियस है। तो और ये चीज़ क्या दिखाता है, उनकी सेल्फ रिलायंस को और सेल्फ रेस्पेक्ट को दर्शाता है। इसी के साथ जो पॉलिटिकल हेरिटेज है, तो पॉलिटिकल हेरिटेज में स्पेशली जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑटोनोमस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जो सदियों से चला आ रहा है, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो एक आपका
जो गांधी जी का स्वराज का कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को राज करना, लोकल पॉपुलेशन का जो अंदर जो कोऑपरेटिव जो आपका वैल्यू है उसको डेवलप करना, उसमें ट्राइबल जो सोसाइटी है वो सदियों से काफ़ी आगे है। तो अभी कंटेम्परेरी समय पे अगर हम देखें तो कंटेम्परेरी पॉलिसी एज फुलफिलमेंट ऑफ हिस्टोरिकल विजन, तो जो हमारा विजन है कंटेम्परेरी समय पे, जो हमारा विजन है उसमें क्या विजन है, हमारा विकसित भारत का विजन है। तो इस विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी देश में लगभग 8 to 9% ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उन पॉपुलेशन को भी साथ में लेके चलना होगा। और उसमें भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे कि पीवीटीजीज, तो 75 पीवीटीजीज है इंडिया में इन 18 स्टेट्स। तो उन 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को लेके गवर्नमेंट का जो मिशन है 24,000 करोड़ का, उसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन वगैरह वगैरह चीज़ों का क्या हो, डेवलपमेंट हो। और तभी क्या है, देश आगे बढ़ सकेगा, तभी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। इसके अलावा भी आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, इनका जो डेवलपमेंट है और ज़्यादा करना, जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाना, वो करना ज़रूरी रहेगा। तो अभी इसी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखने की कोशिश करें तो क्या स्ट्रगल है फॉर ट्राइबल राइट्स, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। तो प्री कॉलोनियल एरा में अगर देखें तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ लार्जली आपके ऑटोनॉमी को एंजॉय करती थी ओवर देयर टेरिटोरीज। तो प्री कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और उनका जो भी आपका सोशियो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल सिस्टम था उसको गवर्न किया जाता था बाय ट्रेडिशनल लॉज। कॉलोनियल एरा में अगर देखें तो एक कॉलोनियल जो मास्टर्स थे उन्होंने डिफरेंट लॉ बना के, जैसे ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट बना के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उनको नेशनलाइज कर दिया। और नेशनलाइज करते हुए क्या किया, जो ट्राइबल थे उनको लैंड से एलिनेट कर दिया, अलग कर दिया, और उनको एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया गया उनके खुद के ही लैंड में। तो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में फिर जब जमींदारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर आपके जो डीकूस थे, डीकूस इसमें मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स, खुद भी प्रॉफिटेबल एक बिजनेस चला रहे थे और ब्रिटिशर्स को उसका एक हिस्सा दे रहे थे, जिससे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनके अंदर इंडेटनेस आ गया था और एलिनेशन देखने को मिला था। तो जब सदियों से जो पॉपुलेशन शांति से एक जगह पे वो आपके हैबिटेशन में है, और उस पॉपुलेशन को अगर उनके जो पर्टिकुलर रिसोर्स है उससे अगर आपका अलग कर दिया जाए, एलिनेट कर दिया जाए, तो क्या होगा, एक रिसेंटमेंट, एक डिससेटिस्फैक्शन का सर्ज होगा, और वही डिससेटिस्फेक्शन क्या करेगी, ट्राइबल रेबिलियन का जन्म देगी। तो तब आप देख सकते हैं इसमें संथाल रेबिलियन हुआ था 1855-56 में, मुंडा अपराइजिंग जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, मुंडा अपराइजिंग या फिर मुंडा उलगुलन 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, एंड लेड बाय बिरसा मुंडा जी। फिर रंपा रेबिलियन 1922 में देख सकते हैं, लेड बाय अल्लूरी सीतारामा राजू जी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें जो है प्रीलिम्स में बन सकता है। और प्लस ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि प्री कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल समय पे, सॉरी नॉट प्री कॉलोनियल, आपके कंपनी रूल के समय और क्राउन रूल के समय कौन से रेवोल्यूशंस हुए थे या फिर रेबिलियन हुए थे, उनका आपको देखना ज़रूरी रहेगा। आप जब लिखेंगे क्यों हुआ था, पहला कॉज पूछेगा, तो कॉज में रिसोर्स एलिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी हमें देनी ज़रूरी रहेंगे। कल्चरल, उनके कल्चर में एनक्रोचमेंट करना बाय द मिशनरीज, तो वो भी देखना होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हमारा खुद की गवर्नमेंट आ गई, तो सिस्टम बनाया गया अपना, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल में ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन दिया गया, क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड लैंड। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके आर्टिकल 46 में स्टेट को डायरेक्ट किया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस, पर्टिकुलरली जो शेड्यूल ट्राइब है। स्टेटहुड का डिमांड भी हम बाद में देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट ने डिमांड किया था, तो झारखंड को स्टेटहुड मिला फ्रॉम बिहार इन 2000। और ऑन बिरसा मुंडास बर्थ एनिवर्सरी 15th नवंबर को ही मिला था। फिर कंटेम्पररी फेज में रिसेंट में देखें तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ऑफ 2006, जो क्या करता है ट्राइबल पॉपुलेशन को, मुझे जहाँ तक ध्यान है अगर 3 जनरेशन तक रहे हैं या फिर 75 ईयर्स से ज़्यादा रहे हैं और तभी 4 हेक्टेयर ज़मीन का
एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 4 हेक्टेयर तक के ज़मीन के लिए उनको परमानेंट जो पट्टा है वो मिलेगा। तो परमानेंट रिकॉग्निशन मिल जाएगा बाय द स्टेट। लैंड उन्हीं का है लेकिन उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, तो उससे क्या है, उसी लैंड से वो अपने नाम पे कर्जा ले सकते हैं, खेती बाड़ी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है रिलेटेड टू दी ट्राइबल पॉपुलेशन, लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये अभी तक भी हम देख सकते हैं। तो हमारे देश में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होती है उसमें जो भी पॉपुलेशन को आपका डिस्प्लेस किया जाता है, लगभग 40-50% ट्राइबल पॉपुलेशन ही होती है। जैसे नर्मदा जो डैम का प्रोजेक्ट था उसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर जो चिपको आंदोलन था, तो यही सब क्या था, ट्राइबल राइट्स को वायलेट किया गया था, तभी ये आंदोलन हुए थे। इम्प्लीमेंटेशन गैप देखा जाता है वेलफेयर स्कीम में, तो इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को लिया गया है, ताकि एक सैचुरेशन मॉडल लिया गया है कि सभी को, जो सैचुरेशन मॉडल क्या है कि कंप्लीटली सभी को फैसिलिटीज़ दिया जाना चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन का जो डेफिसिट है स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी, उसमें भी पर्टिकुलरली जो पीवीटीजीस ग्रुप है। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ आइडेंटिटी। तो अभी जब ट्राइबल पॉपुलेशन का आपका लैंड एलियनेशन हो या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनके कल्चर, लैंग्वेज, इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आपका 2006 जो है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का गैप देखा गया है, इनकन्सिस्टेंसी देखी गई है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो की टर्मिनोलॉजी से, बिरसा मुंडा जी फ्रीडम फाइटर थे, ऑलरेडी हमने मेंशन किया, और उनको धरती अब्बा नाम से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, धरती अब्बा किसको रेफर किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उलगुलान का मतलब मैंने ऑलरेडी बोला, जो मुंडा रिविलियन हुआ था इन 1895 to 1900 अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। जल, जंगल, जमीन मतलब वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड का जो राइट है, इसको आप माओइस्ट रेबेलियन से भी जोड़ के देख सकते हैं। ये जो जंगल जमीन का जो मुद्दा प्री कॉलोनियल समय पे था, वो पोस्ट कॉलोनियल समय पे भी देखा गया, जिससे क्या है आपकी वायलेंट अपराइजिंग भी हुई। नेक्स्ट, जनजातीय गौरव दिवस ऑलरेडी मैंने बताया। फिर पीएम पीबीटीजी मिशन, तो ये ऑलरेडी मैंने बताया 24,000 करोड़ का मिशन है, जिसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाना है, स्पेशली पीबीटीजी जो कि 75 है, 18 स्टेट में पाए जाते हैं। रोड, हाउसिंग, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इनको डेवलप करना है। तो ये जो भी भाई बहन है पीबीटीजीज के, इनका ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो दिया जाना ज़रूरी है। फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है नवोदया के एट पार विथ नवोदया बनाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या है, 100% सैचुरेशन लाना है। एलिजिबल बेनिफिशियरी को सारी जो फ्लैगशिप स्कीम है उसका बेनिफिट दिया जाना है। वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो क्या करना है, हमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना ही सबसे जो बेटर सोल्यूशन इसमें रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे के ऊपर पैसे खर्च कर रही है, स्कीम के उसके ऊपर स्कीम है, तो गुड गवर्नेंस के ज़रिए हमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि करप्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके। एम्पावर करना है थ्रू एजुकेशन, तो एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा वेपन है, जिससे लोगों को मास लेवल पे एम्पावर किया जा सकता है, उनके राइट्स के प्रति उनको जागरूक की जा सकती है। सिक्योर करना है राइट्स को अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट और पेसा के अधीन भी। तो पेसा क्या है, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट जो है, जिसके ज़रिए जो 73rd अमेंडमेंट है उसको ट्राइबल एरिया पे एक्सटेंड किया गया है, और जो ग्राम सभा है उसको बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग कल्चर। तो विदाउट कल्चर क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे ट्राइबल ग्रुप हो या नॉन ट्राइबल हो, उनका आइडेंटिटी जो है वो खतरे में आ जाता है, और आइडेंटिटी ही अगर खतरे में आ गई तो जो आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो मीनिंगलेस रहेगा। तो इसीलिए लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, कल्चर को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके लिए क्या है, एजुकेशन के ज़रिए हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जो करिकुलम है या फिर जो मीडियम है उसको हम लोकल मीडियम में एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है नीडेड ए क्लस्टर बेस्ड कोऑपरेटिव मॉडल। तो क्लस्टर बेस्ड क्या होता है, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एक्टिविटी। जब आपके एक ग्रुप को कोऑपरेशन के ज़रिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मदद की जाती है, उसी को कहा जाता है
क्लस्टर बेस्ड कोऑपरेटिव मॉडल। तो इसमें थोड़ा बहुत हम दो चार टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो क्या करेंगे, मीट करेंगे अपनी कॉमन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल नीड्स को थ्रू जॉइंटली ओन्ड और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। तो सभी बराबर रहेंगे उसमें, सभी जॉइंटली ओन करेंगे और सभी को बराबर का बेनिफिट मिलेगा। क्लस्टर बेस्ड मॉडल में क्या होता है, स्पेशली आपके एक ज्योग्राफी में कंसंट्रेटेड होता है, पर्टिकुलर टाइप के जो फार्मर है या फिर सप्लायर्स है उनको लेके ग्रुप बनाई जाती है। पैक्स क्या होते हैं? तो ये क्रेडिट सोसाइटीज होती है जो ग्रास रूट लेवल पे बनाई जाती है, जिससे जो आपके कोऑपरेटिव्स है उनको जो भी ज़रूरी शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, इनपुट चाहिए, उसको प्रोवाइड करवाया जाता है दिस पैक्स। तो पैक्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी कंट्रोल करती है। एक्टिविटी क्लस्टर फ्रेमवर्क, तो इसमें भी आपका एक्टिविटी क्लस्टर फ्रेमवर्क में क्या है, पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके क्लस्टर बनाए जाते हैं, जैसे प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। फिर नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, तो ये एक आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव प्रमोटिंग एग्री एक्सपोर्ट एजेंसी है जो ऑर्गेनाइज करती है क्लस्टर्स को। और विकसित भारत जो है वो जो आपका ब्रॉडर नेशनल गोल है। तो जैसे अभी एक पर्टिकुलर टॉपिक देखा ट्राइबल एम्पावरमेंट के ऊपर, तो ट्राइबल एम्पावरमेंट हो या फिर फार्मर्स का एम्पावरमेंट हो, इसके ज़रिए हम सभी को जब एम्पावर करेंगे तभी विकसित भारत का जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही चीज़ें कही गई है कि जो आपका शिफ्ट इन फिलॉसफी लाना है, सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच नहीं लेना है कोऑपरेटिव में, बॉटम अप अप्रोच लेनी है, डेमोक्रेटिक ओनरशिप देना है स्पेशली एट लोकल लेवल। तो अभी अगर हम प्रॉब्लम देखें कोऑपरेटिव्स में, तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो सफ़र करते हैं फ्रॉम फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, या फिर उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, और इनएबिलिटी रहती है उनके कि वो डिफरेंट मार्केट को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उनका बार्गेनिंग पावर भी बहुत कम होता है। लेकिन इन्हीं छोटे फार्मर्स को जब क्लस्टर में ले आया जाएगा, ग्रुप में ले आया जाएगा, तो इससे क्या होगा, इनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है, अल्टीमेट गोल ये है कि सोशल रीपोजिशनिंग करनी है और क्लस्टर के ज़रिए छोटे छोटे फार्मर्स को एक गुट करके डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो अभी इसका अगर हम हिस्ट्री थोड़ा बहुत देखें तो कोऑपरेटिव का जो मेन आपका सर्च है, ऐसे तो कोऑपरेटिव जो है एक सोशलिस्ट आइडिया है जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने या फिर पास्ट के हम सोशलिस्ट आइडियाज़ में देख सकते हैं। तो इंडिया में कॉलोनियल एरा में आपका एक एक्ट आया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904। तो इससे क्या है, पहला हमें एक लीगल रिकॉग्निशन देखने को मिलता है। फेज़ 2 में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में नेहरूवियन एरा में अगर देखें तो कोऑपरेटिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल थी, उसमें भी जो हमारी आपकी टिल्ट थी वो टुवर्ड्स सोशलिज्म था, झुकाव जो था वो सोशलिज्म की ओर था। तो हम आपके कोऑपरेटिव मॉडल के ज़रिए देश को डेवलप करवाना चाह रहे थे, हमारे पॉपुलेशन को डेवलप करवाना चाह रहे थे, ताकि जो पॉवर्टी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको हम इम्प्रूव कर सके। देन फेज़ 3 में अगर देखें तो एक सक्सेसफुल मॉडल भी आया, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसका रेप्लिकेशन हम डिफरेंट स्टेट में देख सकते हैं, जैसे आसाम में वो अमूल देख सकते हैं। लेकिन बाद में जब अमूल के सक्सेस के बाद आपका क्या हुआ, जब कोऑपरेटिव के अंदर ज़्यादा स्टेट इंटरवेंशन आ गया तो उसमें स्टेग्नेशन आ गया, एक ठहराव आ गया, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन होने लगा, एक पॉलिटिकल कैप्चर देखा जाने लगा, ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड होने लगा, और जो कोऑपरेटिव से उनके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज होना, करप्शन होना, ये सभी प्रॉब्लम्स देखी जाने लगी। फिर आपके एक रिन्यूड फोकस दिया गया 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ही बना दिया गया। नेक्स्ट चैलेंजेस अगर देखिए कोऑपरेटिव्स में क्या क्या चैलेंजेस है, तो एक स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी देखी जाती है, स्पेशली फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग रहता है, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, लैक ऑफ कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग होने की वजह से क्या है, कोऑपरेटिव्स बेटर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको लॉस झेलना पड़ता है। फिर पॉलिटिकल करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल तो हमने देखा ही है, जैसे डिफरेंट कोऑपरेटिव्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में एमएलए हो, एमपी हो, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो इससे पॉलिटिसाइजेशन, करप्शन, फेवरेटिज्म, अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग देखी जाती है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट देखा जाता है, लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल रहता है टू दिस कोऑपरेटिव्स, तो ये भी एक इसमें प्रॉब्लम है।
मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इशू भी देखी जाती है, जैसे जो आपके मेंबर्स होते हैं उनके अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट देखा जाता है, मिस मैनेजमेंट देखी जाती है, लो मेंबर पार्टिसिपेशन देखा जाता है, पोर ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। फिर जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे आज अमूल इतना बढ़िया एक मॉडल बना है कोऑपरेटिव का, एक बिजनेस मॉडल है, तो उसको उसमें इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म कैसे आई है? बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ट्रांसपेरेंसी, बेटर क्रेडिट, बेटर टेक्नोलॉजी। बाकी सोसाइटीज़ में, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो चीज़ें कम देखी जाती है। तो मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर्स है उनको दूर करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हम देख सकते हैं, लो एजुकेशन है एमोंग मेंबर्स, जेंडर डिसपैरिटी देखी जाती है, रीजनल इम्बैलेंस देखा जाता है। तो कोऑपरेटिव स्ट्रॉन्गर है इन गुजरात लेकिन वीक है इन नॉर्थ ईस्ट। तो उसके जो अंडरलाइन कॉजेस है उनको दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो बाकी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो एक कलेक्टिव एक्शन थ्योरी लेना है कि हर इंडिविजुअल को एम्पावर करना है। तो इसमें 7 कोर प्रिंसिपल दिया है कि वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सभी मेंबर का होना चाहिए, कोऑपरेटिव के अंदर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोऑपरेशन एमोंग कोऑपरेटिव्स, डिफरेंट कोऑपरेटिव्स के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, और कंसर्न फॉर कम्युनिटी रहना चाहिए। तो डायमेंशंस में अगर देखें तो सोशल डायमेंशन से क्या है, कोऑपरेटिव्स रूरल पॉवर्टी को ख़त्म कर सकती है, फार्मर डिस्ट्रेस को ख़त्म कर सकती है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को जनरेट कर सकती है, वुमेन को एम्पावर कर सकती है। पॉलिटिकली देखें तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव दोनों ही स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में है। तो विदाउट ऑनबोर्डिंग स्टेट्स कोऑपरेटिव्स को हम सक्सेसफुल मॉडल नहीं बना सकते हैं। लीगली देखें तो आपके डिफरेंट लॉ है, जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो उसके ज़रिए क्या है, कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल किया जाता है। देन एथिकली अगर देखें तो म्यूचुअल हेल्प, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, सॉलिडारिटी का जो वैल्यू है उसको देखा जाता है इन कोऑपरेटिव्स। फिर इंटरनेशनली देखिए, जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर है उससे जूझने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कोऑपरेटिव्स को एम्पावर करना ज़रूरी रहेगा। और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यही कोर डायमेंशन है कोऑपरेटिव का, स्पेशली रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना। बाकी इसमें एनसीईआरटी से लिंकेजेस दिखाई गई है, तो आप एनसीईआरटी को जितने भी एनसीईआरटी है 6 to 12 उनको पढ़ लीजिएगा, उससे आपका बेसिक जो आइडियाज़ है वो डेवलप होगा। तो नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में हमें क्या लिखना है, क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से डिफरेंट क्लस्टर में हम कोऑपरेटिव बना सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच को आगे बढ़ाना है। और एक हॉली जो ट्रिनिटी है, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, ये तीनों चीज़ें अगर नहीं मिलती है कोऑपरेटिव्स को तो कोऑपरेटिव डेवलप नहीं कर सकते हैं। फिर जो कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ज़रूरी है, और जो मेंबर है उनके अंदर कैपेसिटी बिल्ड करना ज़रूरी है बाय हेविली इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग, स्पेशली टू मार्जिनल फार्मर्स। तो इसी के साथ जो आज के डिस्कशन का 2 टॉपिक था वो मैंने आपको बारीकी से समझाया। काफ़ी चीज़ें आपको मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाई है। बाकी इसमें अगर आप देखें तो आप और डिफरेंट जो टॉपिक है उसको भी हमने ठीक उसी तरीके से लिया है। जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका सब्सटेंस क्या है वो इसमें दिखाया है, इसका हिस्ट्री दिखाया है, फिर इसके चैलेंजेस दिखाए हैं, फिर इसका जो की टर्मिनोलॉजी से कोई समझ में नहीं आता है तो आप इससे पढ़ के उसको समझ सकते हैं। फिर इसका क्या फिलोसॉफिकल एंड लॉजिकल बेसिस है, देन इसके क्या डायमेंशंस रह सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक। देन एनसीईआरटी की कौन सी किताब से आप इन सभी चीज़ों का बेसिक्स को पढ़ सकते हैं, देन आपका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। तो इसी तरीके से सभी टॉपिक को प्रिपेयर किया गया है। तो यही हमारे इंस्टीट्यूट का यूनिक प्रयास है कि आप जो भी टॉपिक है हर टॉपिक को पढ़ें, हर टॉपिक को आप डिफरेंट डायमेंशन से पढ़ें, तभी चीज़ें क्या है आप एब्जॉर्व कर पाएंगे अपने अंदर और इंटरलिंक करके बेटर आंसर लिख पाएंगे, बेटर आंसर दे पाएंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।